साथियों, हमने अभी नर्मदा परिक्रमा की थी। तो नर्मदा परिक्रमा के दौरान 450 किलोमीटर की यात्रा के दौरान जो नदी के संगम नर्मदा में मिलते हैं, वो संगम जितने भी नदियों के मिले उनमें एकमात्र संगम था शक्कर नदी का, जिसमें एक बहुत पतली सी पानी की धार संगम में मां नर्मदा को जल प्रवाहित कर रही थी। उसके अलावा जितने भी संगम मिले, दिसंबर की बात है, लगभग सब सूखे मिले और लोगों से पूछने पर पता लगा कि बारिश के बाद 1-2 महीने के बाद लगभग सब नदियों की धाराएं समाप्त हो जाती हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि मां नर्मदा कोई ग्लेशियर से निकलने वाली नदी नहीं है, ये पहाड़ों के बीच से निकली हुई नदी है और इनको जीवन देने वाली उनकी सहायक नदी होती है। उन सहायक नदियों में हमारे जिले की सबसे सुंदर और ऐतिहासिक नदी शक्कर नदी भी है। आज शक्कर नदी का हम स्वरूप देखें तो लगभग नष्ट हो चुका है। चूँकि उसमें दिसंबर के माह तक जल प्रवाहित हो रहा था, तो उसको पुनर्जीवित करने के दूसरी नदियों की अपेक्षा ज़्यादा आसान नजर आती है। इस उद्देश्य को लेकर आइए, आगामी 12 फरवरी को जो नर्मदा शक्कर नदी की जयंती का दिन है, उस जयंती के अवसर पर हमने उसको जानने के लिए नरसिंहपुर जिले का जितना शक्कर नदी का प्रवाह है, उस पूर्ण प्रवाह का भ्रमण करने के उद्देश्य से सोकलपुर संगम घाट से पूजन अर्चन करने के बाद प्रत्येक घाटों घाट और तटवर्ती और सीमावर्ती नगरों में जो बसने वाले लोग हैं, उनसे मुलाकात करने का, शक्कर नदी को जानने का, उसको संरक्षण संवर्धन प्रदान करने का एक उपाय यात्रा के माध्यम से करने का प्रयास किया है। जो यात्रा 12 तारीख से प्रारंभ होकर 3 दिवसीय 14 तारीख में ये हमारी हथनापुर में जाके समाप्त होगी। तो जैसा आप सब जानते हैं कि ये सतपुड़ा वैली से निकलने वाली नदी है और सबसे सुंदर नदी है। और मोटे तौर पर नदियाँ जितनी भी होती हैं, इनको जीवन देने वाली 2 मुख्य चीज़ें होती हैं, एक तो रेत और दूसरा वृक्ष। 2 चीज़ों से नदियों का जीवन होता है। अगर नदी से रेत निकल जाए तो नाला और नदी का फर्क खत्म हो जाता है, और अगर जहाँ से उद्गम होता है नदी का और जहाँ तक नदी का प्रवाह क्षेत्र होता है, वहाँ अगर वृक्ष कट जाए तो भी नदी का जीवन समाप्ति की कगार पर पहुँच जाता है। तो ये नदी क्षेत्र है शक्कर का, इसको हम लोग देखने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरा देखेंगे और देखने के बाद इसको हम पुनर्जीवन कैसे दे सकते हैं। और दूसरा, जिस तरीके से पिछले 15-20 वर्षों में हमारे ज़िले के अंदर नदियों में और मां नर्मदा में जिस तरीके का अंधाधुंध अवैध उत्खनन हुआ है, उससे ये नदियां अपने प्राण त्याग चुकी हैं। और मां नर्मदा के संवर्धन के लिए ये आवश्यक है कि सहायक नदियों का जीवन जब तक हम पुनः सुचारू रूप में लेकर नहीं आएंगे, तब तक मां नर्मदा का संवर्धन की बात करना बेमानी साबित होगा। तो साथियों, इस शक्कर गाडावारा की दृष्टिकोण से बड़ी ऐतिहासिक नदी है। और गाडावारा शहर की अगर हम बात करें तो इसका जीवन शक्कर से चलता है और इस शहर का विस्तार में योगदान भी शक्कर नदी का रहा है और शक्कर नदी का है। और इस शहर का जो स्वभाव है, शक्कर के जैसे मीठे लोग इस शहर में हैं, बहुत अच्छे लोग इस शहर में बसते हैं और बहुत अच्छी विचारधारा के लोग इस शहर में हैं। हमारे नरसिंहपुर जिले के जो अन्य शहर हैं, उनसे व्यवहारिक दृष्टिकोण में मैं गाडावारा के शहर के नागरिकों को, यहाँ के जीवन जीने वाले लोगों को अन्य शहर की दृष्टि में अच्छा व्यवहारिक पाता हूँ, जो मेरा अपना 20, 25, 30 साल का राजनीतिक अनुभव है और सामाजिक अनुभव है उसमें। तो आज अगर नदी की बात करें, अगर नदी अपना जीवन खो देगी तो मैं आप लोगों के माध्यम से इस शहर के लोगों से अपील करना चाहता हूँ
कि आप जितनी मेहनत और ताकत लगाकर अपना जीवन जीते हैं और अपनी आने वाली पुश्तों के लिए संपत्ति का सृजन करते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इस संपत्ति का उपभोग करें, और अगर जल नहीं रहा तो एक मिनट के लिए सोचिए आप कि जो आपके बुजुर्गों ने आपको संपत्ति दी थी, जो आपकी व्यक्तिगत और पैतृक संपत्ति हो सकती है, अगर नदी के अंदर जल खत्म होता है, जो आज जीवन के रूप में आप शक्कर का जल इस्तेमाल करते हैं, ऊपर नहीं दिखता मगर उसकी धारा नीचे चलती रहती है, अगर ये संपूर्ण नष्ट हो गई तो जिस घर के अंदर अगर पानी नहीं है उस घर को आप कितने रुपए में खरीदने का प्रयास करेंगे। तो आपकी जो संपत्ति है, अचल संपत्ति है, उसका मूल्य 2 कौड़ी का हो जाएगा। तो आपको इस बात पर विचार करना होगा कि नदी के साथ आपकी जो भी अचल संपत्ति है उसका मूल्य कितना अवमूल्यन होगा। अगर हम शक्कर को पुनर्जीवित करते हैं और ये जल राशि आने वाली पीढ़ी के लिए ट्रांसफर करते हैं तो आपकी संपत्ति का मूल्य बना रहेगा और आपकी आने वाली पीढ़ियां जिस तरीके से आपने और आपके बुजुर्गों ने जीवन जिया है वो जीवन उनको भी प्रदान हो जाएगा। नदियों का बहुत महत्व है, और आज अगर आप विश्व भूमंडल के ऊपर दृष्टि डालें या भारतीय भूमंडल के ऊपर दृष्टि डालें तो जल सब तरफ एकदम कम होता जा रहा है। चाहे आप विदर्भ देख लें, चाहे आप यहाँ अभी आपने जो मद्रास की स्थिति देखी होगी, वहाँ पर ट्रेन से ट्रांसपोर्टिंग किया गया पानी, जो हम लोग आज प्रतिदिन स्नान करते हैं और जल जितना उपयोग करना चाहें हम उतना उपयोग करते हैं, पर भविष्य में ये स्थिति नहीं रहेगी अगर हम लोग सचेत नहीं हुए। इसके लिए आज आप राजस्थान को अपना आदर्श बना सकते हैं कि वहाँ पर बगैर पानी के लोगों ने कैसे जीवन जिया और नदियों को पुनर्जीवित करने का काम किया। आज श्योपुर है, भिंड है, मुरैना है, आपका अशोकनगर है, आपका गुना है, यहाँ पर जो पानी की स्थिति है 1000 फुट के ऊपर ट्यूबवेल जा रहा है और उनके ऊपर पानी नहीं निकल रहा है। ऐसी विभीष का हमारे आने वाली पीढ़ी को ना देखना पड़े, इसके लिए हमारा जो समर्पण भाव है वो नदियों के प्रति होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी वजह है अवैध खनन। इसकी लड़ाई हम 2014 के बाद से निरंतर लड़ते रहे हैं। अनेक प्रकार के प्रयोग जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में होते हैं राजनीतिक दलों के माध्यम से वो हमने किए। जब भी ज्ञापन देते हैं तो अधिकारियों में 1-2 दिन की हलचल होती है, पर देखते हैं कि 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद पुनः अवैध खनन प्रारंभ हो जाता है। तो जब सब प्रकार की लड़ाई लड़ ली तो हम इस निचोड़ पर पहुंचे कि जो माफिया और शासन प्रशासन में बैठे लोगों का जो गठजोड़ है, इससे अगर अवैध खनन के खिलाफ लड़ना है तो उसका एक ही तोड़ है कि लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक अवैध उत्खनन बंद नहीं हो पाएगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि शासन के अंदर बैठे लोगों के अंदर वो अब सामर्थ्य नहीं बची है कि वो पैसे से, उस लोभ से, उस लालच से अपने आप को दूर रख पाएँ। तो इसके लिए लोगों को जागरूक करने का हमने जो नर्मदा में अभियान चलाया था और उसमें हम कामयाब भी हुए। जो 24 जनवरी में जल सत्याग्रह हुआ था उसमें लगभग जिन तटों को हमने छुआ था, जिन तटों पर लोगों से संपर्क किया था, जिन तटों पर मां नर्मदा के प्रति लोगों को जागरूक किया था, वो लोग जाके नर्मदा में खड़े हुए और लगभग 4 जिलों की मेरी यात्रा थी। उसके बावजूद 7-8 जिलों के अंदर प्रत्येक तट के ऊपर जल सत्याग्रह हुआ, तो उससे लोगों में जागरूकता बढ़ी है। अगर हम नदियों के प्रति लोगों के अंदर ये जागरूकता का भाव पैदा कर पाए तो हम आज नदियों को पुनर्जीवित कर सकते हैं, और जो बची खुची नदियां हैं उनका अस्तित्व बचाने का हम लोग काम करें तो वो नदियां बच सकती हैं। उसकी पहली श्रृंखला में हमने शक्कर नदी को लिया है, जिसको हम बचाएंगे, और आगामी समय में चूँकि इसका जिस तरीके से कैसी रचना है, क्योंकि हर नदी की अपनी एक अलग प्रकृति होती है। माँ नर्मदा की अलग प्रकृति है, उनसे मिलने वाली सहायक नदियों की भी अलग प्रकृति है। उस प्रकृति को जानने का हम जो अभी यात्रा करेंगे उसमें जो कुछ निकल के आएगा उसके बाद आप सब लोगों से पुनः चर्चा की जाएगी कि हमको समाज को और क्या इसके बारे में जानकारियाँ देना है, आपके माध्यम से दी जाएंगी। और शक्कर नदी को जो संकल्प लिया है हमने पुनर्जीवित करने का, उसको पुनर्जीवित करेंगे। चूँकि हमारी सनातनी धर्म परंपरा में ये व्यवस्था रही है कि हम नदियों की पूजन करते आए हैं और जल को पूजते आए हैं, उस परंपरा को हमको पुनः पुनर्जीवित करना पड़ेगा। उसी
व्यवस्था के अंतर्गत 12 तारीख को शक्कर की जयंती मनाने का हमने अभियान चलाया है और उस उपलक्ष्य में हम लोग संगम पर पूजन करेंगे। संगम के बाद गाढ़ाबारा में प्रयास करेंगे कि जब गाढ़ाबारा का जो घाट है 5 बजे ना 12 तारीख को 5 बजे हम लोग यहाँ पहुँचेंगे और शक्कर नदी की पूजन का यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उसमें आप सब लोग भी पधारें और आप लोगों के माध्यम से इस शहर के नागरिकों से अपील है कि वो भी उस आयोजन में शरीक हों।